अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज मैं आपको तुर्की वीज़ा के हवाले से कुछ राज की बातें बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप की एप्लीकेशन या आपका केस अनकरा मिनिस्ट्री में क्यों जाता है, वापस कब तक आता है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद में मौजूद तुर्किश एम्बेसी कौन-कौन सी ब्लंडर मिस्टेक्स करती है। ये जानने के लिए आप देखते रहिए चैनल वीज़ा वेज़। Subscribe now. अगर आप एम्बेसी में विज़िट का केस अप्लाई करते हैं या जो भी किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो जब आपकी एप्लीकेशन या आपका पासपोर्ट वापस आता है तो उसमें कोई भी फ़ैसला नहीं होता। उसमें हाँ और ना नहीं होता, बल्कि एक रसीद पर आपको ब्लू स्टैम्प के साथ ये लिख के दिया जाता है कि आपका केस जो है वो अनकरा में मिनिस्ट्री में चला गया है, जहाँ आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपका केस वापस आएगा और फिर फैसला किया जाएगा। उसूली तौर पर उस वक्त तक आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपका केस अनकरा चला जाता है। अगर आपके सबमिट किए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं और एम्बेसी इसलिए फ़ैसला नहीं करती कि आपने अपना कोई पिछला पासपोर्ट लॉस्ट किया होता है। लॉस्ट किए गए पासपोर्ट या लॉस्ट हुए पासपोर्ट के तमाम केसेस को अनकरा फर्दर इंक्वायरी के लिए इसलिए भेजा जाता है कि आप पहले कहीं वहाँ रह के ना आए हों या आपकी वहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जिससे ये पता चल सके कि आपने वहाँ पर कोई वीज़ा ब्रीच किया है या कि आपने कोई लॉ कंट्री का ब्रीच किया है या पहले कहीं आप इल्लीगली वहाँ गए हैं और आपके वहाँ पे फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। इस हवाले से उनका एक लॉ है जिसके तहत वो आपको मुख्तलिफ़ जराइम, जो इमिग्रेशन जराइम कह सकते हैं, जराइम तो नहीं, इमिग्रेशन ऑफेंसेस जो हैं उनके हवाले से आप बैन भी हो सकते हैं। तो अगर बैन है और अगर आपने वहाँ पे कुछ ऐसा किया है जिससे आपने वीज़ा ब्रीच किया है और ओवर स्टे हुए हैं या कुछ ऐसी बात हुई है, तो उस हवाले से या आप कहीं पे भी यूरोप में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, तो फिर उस हवाले से भी पॉसिबिलिटी है कि आपका केस जो है वो वहाँ से रिफ्यूज़ होके वापस आ जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल क्लीन हैं और आपका पासपोर्ट लॉस्ट किसी वजह से हुआ है अचानक से और जेन्युइनली आपका पासपोर्ट लॉस्ट है, तो आपका वीज़ा हो सकता है अनकरा में। इस तरह की कोई बात नहीं कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करें। इस सिलसिला में आपको नॉर्मली 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 माह के अंदर आपका फ़ैसला अनकरा से होके वापस आ जाएगा। लेकिन उसमें पूरे 6 हफ़्ते नहीं लगते हैं। बाज़ औक़ात 4 हफ़्ते, बाज़ औक़ात 5 हफ़्ते, बाज़ औक़ात 3 हफ़्ते और बाज़ औक़ात 2 हफ़्तों के बाद भी जवाब आ जाता है। अब दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि इस्लामाबाद की एम्बेसी जो है वो बाज़ औक़ात ब्लंडर मिस्टेक्स करती है। तो ब्लंडर मिस्टेक ये है कि अगर आपका केस अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो वो आपके पासपोर्ट पर उसूलन और कानूनन दोनों तरह से रूल्स के तहत भी उस पे स्टैम्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपका केस अभी इन्वेस्टिगेशन में पड़ा है और आपकी फ़ाइल पे फ़ैसला नहीं हुआ। मगर इसके बरक्स वो ये करती है आजकल के देखने में आया है अमूमन, और मैं इसका आपको एक अदद एविडेंस भी दूँगा, सबूत दूँगा कि ये हमारे पास एक ऐसा केस था जिसकी एप्लीकेशन या जिसका डाटा जो था वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए अनकरा गया, और इन्होंने जब पासपोर्ट वापस किया तो उसके बीच में एक स्टैम्प लगी हुई थी जिसमें जो एप्लीकेशन सबमिशन की होती है सिर्फ़ उन लोगों को लगाई जाती है जिनके खिलाफ़ फ़ैसला आता है। इसमें एक चीज़ जो मैंने अज़्यूम की थी वो ये थी कि अगर बीच में स्टैम्प लगाने का क्या मामला है, तो ये कि अगर आपका फ़ैसला टर्नओवर होता है और आपको वीज़ा दिया जाता है, तो एट लीस्ट आपका जो स्टिकर है वो उसी स्टैम्प वाले पेज पे लगाना चाहिए। लेकिन जिस
کیس کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا یہ ایویڈنس بھی دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے کہ یہ کیس جو تھا یہ ریفیوز ہوا، اور ریفیوز ہونے کے بعد انقرہ فردر انویسٹیگیشن کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے ان کا جو اپلیکیشن تھی ان کی وزٹ ویزا کے لیے تھی، بیسیکلی یہ ٹورزم کے لیے تھی، تو وہ وہاں سے اپروو ہو کے آ گئی، اوکے ہو گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ٹکٹ بکنگ ساتھ لائیں، ہوٹل فردر جو ہے پلان ہو آپ اپنا ساتھ لے کے آئیں، ٹکٹ بکنگ ہوٹل لے کے آئیں ریزرویشن، تو ہم آپ کو ویزا دیں گے۔ تو اس طرح یہ واپس اناتولیا کے آفس میں گئے، اور وہاں پہ ایئر ٹکٹ کی جو بکنگ تھی وہ دی، اور ہوٹل کی جو ریزرویشن تھی وہ بھی دی، اور پاسپورٹ دے دیا۔ دوسرے دن کا ویزا لگ کے آ گیا، لیکن اس میں انفارچونیٹ بات یہی تھی کہ ایک طرف اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ویزا بھی لگا ہوا ہے، دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ پیجز پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلنڈر مسٹیک ہے۔ اگر ایمبیسی ایک طرف ویزا دے رہی ہے وٹ ایور، جہاں سے بھی اس کا ڈسین ہوا ہے، تو پاسپورٹ پہ جو اسٹیمپ لگانا یہ بالکل ان کی مسٹیک ہے، اور پاسپورٹ کو ان کو اس طرح سے کسی حد تک ڈی ویلیو بھی اس کی ریسپیکٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی اس کا کوئی قانون قاعدہ یا رولز تو نہیں ہے کہ ہاں وہاں ڈی ویلیو ہی ہے، لیکن جو بھی ایمبیسی میں آپ فردر اپلائی کریں گے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ترکی نے ریفیوز کیوں کیا تھا۔ بہت سارے ممالک جن میں یو کے شامل ہے، یورپ شامل ہے، انہوں نے ریفیوزل کی صورت میں بھی ویزا اگر ریفیوز بھی جاتا تو اسٹیمپ لگانا ختم کر دی ہیں، جبکہ ترکی اور جاپان اس سلسلہ میں سب سے آگے ہیں، اور 6 منتھ کے لیے جو ہے وہ جاپان آپ کو روک لیتا ہے دوسری اپلیکیشن سے۔ ترکی جو تھا وہ پہلے تو 3 ماہ کے لیے روکتا تھا، لیکن اب اس نے یہ پابندی ہٹا دی ہے، اور اپنی جو فیس وغیرہ ہے وہ بھی جو کمرشل پارٹنر ہیں ان کے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کی جائے تو فی جو ہے انہوں نے 22,000 پاکستانی روپیز مقرر کر دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon.